नमस्कार, मैं दीपक। सीआरपीएफ ने 9175 बम्पर वैकेंसी निकाली हुई है। आज हम डिटेल में समझेंगे उसका कि उसका क्या प्रोसीजर है, कैसे अप्लाई करना है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, कौन लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्या एज लिमिट उसकी होगी, कितनी सैलरी आपको मिलने वाली है, जॉब की लोकेशन क्या होगी। हम सारी चीजें आज इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है, अगर आपको कुछ समस्या है कि आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि सर इसमें मुझे ये समस्या आ रही है। आप जो भी आपकी समस्या रहेगी वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और उन दोस्तों के साथ तो जरूर शेयर कर दें जो सीआरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं या फॉर्म अप्लाई करना चाह रहे हैं। और अगर आपको वीडियो कंटेंट मेरा ठीक लगे, आपको डिस्क्रिप्शन सही लगे कि मैंने जो आपको डिटेल में समझाया है वो सही है, तो फिर आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ठीक है, कोई समस्या होने पे आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे जरूर कि आपको ये समस्या आ रही है, तो मैं आपका वो डिटेल में उसको सॉर्ट आउट कर दूंगा। और आप इस एग्जाम को अप्लाई करिए। एग्जाम का जो स्टैंडर्ड है बहुत ठीक रहता है, और जो इसका सैलरी का पैकेज है वो भी बहुत अच्छा रहता है। आपको कोई भी डाउट अगर रहती है, हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि ये जब वीडियो आप देखेंगे पूरा डिटेल में अगर आप समझेंगे, लास्ट तक अगर आप चलते रहेंगे, तो फिर आपको एक भी डाउट नहीं रह जाएगा। और जो बहुत कॉमन मिस्टेक आप लोग करते हो लास्ट में, आपका पूरा फाइनल होने से पहले जो छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, उन छोटी छोटी गलतियों की वजह से आप रिजेक्ट हो जाते हैं। क्योंकि सीआरपीएफ में क्या होता है कि वो कैंडिडेचर को तुरंत कैंसिल आउट कर देते हैं, फिर वो सुनते नहीं है उनको, क्योंकि उन्होंने जो एडवर्टाइजमेंट ये दिया हुआ है ना, इस एडवर्टाइजमेंट में डिटेल्ड में पूरा प्रोसीजर उन्होंने समझाया हुआ है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने लिखा है कि हम आपकी कैंडिडेचर को रिजेक्ट कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले तो सबसे पहले डेट क्या है इसकी, आप देख रहे होंगे इसकी जो डेट है वो 20 अप्रैल से शुरू होगी और 19 मई 2026 तक इसकी लास्ट डेट है। प्रोसीजर क्या होगा इसको अप्लाई करने का? प्रोसीजर केवल व केवल ऑनलाइन। अभी वो ऑफलाइन वाला जो प्रोसीजर हुआ करता था वो खत्म हो चुका है, अभी नहीं, वो उस प्रोसीजर पे नहीं जाना है आपको, केवल व केवल ऑनलाइन अप्लाई करना है। इसकी रिक्रूटमेंट की प्रोसेस क्या होगी? एक तो पीईटी होगा, पीईटी मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, कैसे कैसे होगा, वो अभी मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगा। फिर इसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड्स टेस्ट होगा एक, फिर सीबीटी होगी, तब टेस्ट होगा, तब लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन, तब जाके ये पूरी की पूरी प्रक्रिया कंप्लीट होगी। तब जाके आपको लास्ट में, जब आप इन सभी में कंप्लीट हो जाएंगे, पास कर जाएंगे, तो फिर आपको लास्ट में ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। अब उन्होंने एक इंपॉर्टेंट बात है जो यहां पे आपको समझनी है, वो क्या है? उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बताया है कि रिक्रूटमेंट विल बी कंडक्टेड ऑन डोमिसाइल बेस्ड पैटर्न। इस बात को ध्यान से समझना है, डोमिसाइल बेस्ड पैटर्न है। आप अगर, इस बात का क्या मतलब हुआ वो समझ लो। आप अगर उत्तर प्रदेश के से अप्लाई कर रहे हैं, जैसे वैकेंसी स्टेट वाइज उन्होंने दी है कि इस स्टेट में इतनी वैकेंसी है, इस स्टेट में इतनी वैकेंसी, अगर आप उस स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं तो वहां का आपका डोमिसाइल हुआ होना चाहिए आपके पास, तभी आप उस स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो आपके आप बिहार के मूल निवासी हो, आपके पास बिहार का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा। बात समझ में आ गई? अगर आप उत्तर प्रदेश से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए और डोमिसाइल आपका उत्तर प्रदेश का होना चाहिए। आप जैसे राजस्थान से अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपके पास राजस्थान का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप उस स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं। तो एक जो बड़ी कंफ्यूजन थी वो यहां पे क्लियर हो गई। रिक्रूटमेंट विल बी कंडक्टेड ऑन डोमिसाइल बेस्ड पैटर्न, मतलब जिस स्टेट का आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, आप उसी स्टेट से केवल अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे स्टेट से अगर आप अप्लाई करेंगे तो लास्ट तक, अब मैंने बताया था ना, छोटी गलती की वजह से आप लास्ट में बाहर हो जाएंगे। तो लास्ट में जब आपका कंप्लीट पूरा जितने भी स्टेप उन्होंने दिए, पीईटी, पीएचटी, सीबीटी, ट्रेड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाके जब आप ये सबमिट करेंगे तो वहां पे आपको बाहर कर दिया जाएगा, आपकी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो पॉइंट नंबर 1 जो आपको नोट करना है, पहले पॉइंट नंबर 1 केवल व केवल ऑनलाइन। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है डोमिसाइल बेस्ड पैटर्न है, जिस स्टेट का आपके पास डोमिसाइल है केवल उसी स्टेट से आप अप्लाई करेंगे। अब इसके बाद वो कह रहा है कि सीवीटी, कंफ्यूजन यहां पे फिर से नहीं रखनी है कि सर स्टेट वाइज अगर होगा तो क्या लैंग्वेज, कौन से लैंग्वेज में पेपर आने वाला है। आप किसी भी स्टेट के हो, असम के, गोवा के, कहीं के भी अगर हो, लेकिन पेपर केवल व केवल 2 लैंग्वेज में आने वाला है, इंग्लिश और हिंदी। बात क्लियर हो गई? तीसरा पॉइंट जो कंफ्यूजन था कि सर किस किस लैंग्वेज में पेपर हो सकता है, तो केवल 2 लैंग्वेज में, एक इंग्लिश में और एक हिंदी में। बात क्लियर है? अब यहां पे एक चीज और समझो जो इंपॉर्टेंट इन्होंने लिख दी है, कलेक्शन ऑफ रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी, जो भी, मतलब मैं पढ़ लेना बाद में, लेकिन मैं समझा देता हूं। और मैं ये समझ रहा हूं, मैं ये मानता हूं कि मैं जितना आपको समझा दे रहा हूं उसके बाद आपको ये डॉक्यूमेंट, ये जो नोटिफिकेशन है, पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
जो भी उनको डॉक्यूमेंट्स या सर्टिफिकेट चाहिए वो क्या कह रहे हैं, एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी कलेक्टेड। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय पे ही इनको कलेक्ट किया जाएगा। बात क्लियर है? अब डेट क्या होगी वो आगे मैं बताऊंगा कि डेट क्या हो सकती है। कैटेगरी वाइज वैकेंसीज क्या है वो नीचे दी गई है। तीसरा, अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने बताया कि हम आपको एक भी जो एडमिट कार्ड है आपका वो पोस्ट से नहीं भेजेंगे, आप इनकी वेबसाइट है उस पे जाके आप चेक कर सकते हैं, आपका एडमिट कार्ड वहां मिल जाएगा। मोस्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट आ गया अब ये, पे स्केल क्या होगा सर, सैलरी कितनी मिलने वाली है। तो आप समझो यहाँ पे बेसिक पे लेवल 3 दिया है उन्होंने। पे लेवल कौन सा दिया, 3। तो पे लेवल 3 जो बच्चे अभी तक गवर्नमेंट जॉब में नहीं है या जिनको नॉलेज नहीं है वो नहीं समझ पाते हैं कि सर ये पे लेवल 3, 1 2 3 5 18 17 टोटल 17 18 जो पे लेवल होते हैं, तो इसमें पे लेवल 3 का कितना बनता है। तो ये जो 21,700 लिखा हुआ है और ये जो 69,100 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि पहला सेल ये है और लास्ट सेल ये है, तो इसके बीच में आपके पे लेवल 3 में जब तक रहेंगे तब तक इसी के बीच में आपको इंक्रीमेंट मिलता चला जाएगा। तो इनिशियल स्टेज में जब आप भर्ती होंगे तब आपको कितना पे लेवल मिलेगा, तो 21,700 रुपए तो बेसिक हो गया, इस पे डीए लग जाएगा। आज की डेट में डीए चल रहा है 60%, तो ये 21,700 का निकल जाएगा। फिर आपको एचआरए मिल जाएगा, फिर आपको टीपीटीएल मिल जाएगा, फिर आपको डीए ऑन टीपीटीएल मिल जाएगा। ये इतना तो आपको कंफर्म मिलना ही मिलना है, इतनी सारी चीजें ये इतनी तो मिलेंगी मिलेंगी। अब इसके बाद सीआरपीएफ के कुछ अलाउंसेस होंगे वो आपको अलग से मिलेंगे। तो मोटा मोटी अगर आप इस बात को समझोगे तो 21,700 का 60% अगर आप निकालोगे तो 32-33,000 तो ये हो गया। फिर आपकी सिटी पे डिपेंड करता है कि एचआरए आपको 10 मिलेगा, 20 मिलेगा, 30 मिलेगा, टीपीटीएल फिर आपका सिटी पे डिपेंड करता है। तो समवट अगर देखा जाए तो आप 50,000 के आसपास की सैलरी आप यहाँ पे ले रहे होंगे। बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक बात समझ में आ गई। अभी भी कोई दिक्कत है, कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि सर ये दिक्कत है, यहां पे मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि मुझे क्या करना है। वैकेंसीज की बात करो तो उसने स्पष्ट बता दिया 9,175 है, जिसमें से मेल कैंडिडेट के लिए 9,096 और फीमेल कैंडिडेट के लिए 79। अब ये स्टेट वाइज वैकेंसी दी गई है। अंडमान निकोबार, इसको आप जूम करके देखिएगा तो अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, ये सबकी सब स्टेट वाइज वैकेंसी दी गई है। जैसे आप बिहार की बात करोगे तो बिहार में आपके पास 694 है, असम में आपके पास 286 है, आंध्र प्रदेश में आपके पास 504 है, और इसके बाद दिल्ली में अगर आप देखोगे तो 114 वैकेंसी दी गई है। और उत्तर प्रदेश में और देख लेते हैं, राजस्थान में देख लेते हैं, राजस्थान में 430 है। और इसके बाद है आपका मध्य प्रदेश वालों के लिए भी देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश में कितनी दी गई है। मध्य प्रदेश में आपकी 449 है। अगर देखा जाए तो वैकेंसीज का नंबर बहुत बड़ा है। सीआरपीएफ ने एक साथ इतनी बड़ी वैकेंसीज आपको दिया। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वैकेंसीज 1215 है और उसके बाद वेस्ट बंगाल में 748। फीमेल की वैकेंसीज ये कैटेगरी ये स्टेट वाइज दी गई है जो 79 पोस्ट थी। अब वैकेंसीज फॉर पायनियर विंग, मैं बोलूंगा कि इस पे आप ज्यादा ध्यान ना दो। पायनियर विंग में 20 केवल वैकेंसीज है और ऑल इंडिया बेसिस है। इसमें जो डोमिसाइल बेस्ड वो जो उन्होंने बताया था ना कि हम डोमिसाइल बेस्ड रिक्रूटमेंट करेंगे, वो इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन इसमें क्या है कि मैसन और इलेक्ट्रीशियन है तो आईटीआई का सर्टिफिकेट या एक्सपीरियंस आपसे मांग सकते हैं। तो जिन बच्चों के पास ये आईटीआई और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो पायनियर वाले विंग में जा सकते हैं। इसके बाद उन्होंने ये बता दिया कि 10% वैकेंसी जो होंगी वो एक्स सर्विसमैन के पास रिजर्व होंगी। फिर उन्होंने एक बात और स्पष्ट कर दी है कि अगर कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट डोमिसाइल, हाँ ये देखिए डोमिसाइल वाली बात है ना, ऊपर उन्होंने बताई थी, अब यहाँ नीचे लिख भी दिया है, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट डोमिसाइल या परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट ऑफ द स्टेट या यूनियन टेरिटरी UT indicated by them in the online application form at the time of document verification। देखिए DME failing which her candidature will be cancelled forthwith and the candidate will not be allowed to appear in the detailed medical examination। उन्होंने बता दिया ना कि आप जो ऑनलाइन भरेंगे, सर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल सर्टिफिकेट जब आप डीवी करवाने जाएंगे तो वहां पे आपको देना होगा। अगर आप नहीं दे पाए तो पूरी पीछे की पूरी प्रोसेस आपकी कैंसिल कर दी जाएगी, आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए नहीं बुलाया जाएगा, आपको स्ट्रेट वे, वो क्या कह रहे हैं, स्ट्रेट वे आपकी कैंडिडेचर को कैंसिल कर देंगे। बात समझ में आ गई? इसलिए ऑनलाइन फॉर्म भरते समय बहुत सावधानी रखें। वैकेंसीज उन्होंने बता दिया टेंटेटिव है, कोई मतलब नहीं है। वैकेंसीज मेंशन एट पैरा 2 वही पायनियर वाली है, वो ऑल इंडिया बेसिस है। मैं रिकमेंड करूंगा कि पायनियर वाले बच्चे वही केवल उस पर ध्यान दें जिनके पास वो सर्टिफिकेट है या फिर एक्सपीरियंस है। फिर इसके बाद कैंडिडेट्स सेलेक्टेड फॉर अपॉइंटमेंट एट लेवल 2। देखिए दो चीजें हैं, एक तो ये कह रहे हैं कि आर लायबल टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया, दूसरा ये कह रहे हैं कि हम रिक्रूटमेंट करेंगे कैसा, डोमिसाइल बेस्ड रिक्रूटमेंट होगा, लेकिन आपकी सर्विस हम कहीं भी पूरे भारत में और एनीवेयर इन इंडिया, पूरे
भारत में हम कहीं भी आपको भेज सकते हैं, लेकिन हम भर्ती कैसे करेंगे? डोमिसाइल बेस्ड। दोनों का मतलब समझ रहे हो? आप रहने वाले उत्तर प्रदेश के हो तो आप ये मत सोचना कि आप केवल व केवल उत्तर प्रदेश में ही आपकी जॉब लगेगी, नहीं, आप सर्विंग के लिए तो आप कहीं भी जा सकते हैं पूरे भारत में, लेकिन आप अगर उत्तर प्रदेश के हैं तो डोमिसाइल आपको उत्तर प्रदेश का देना पड़ेगा। नेशनैलिटी आप समझते हैं कि आपके पास इंडियन होनी चाहिए। डिस्क्वालिफिकेशन में आप, मुझे पता है कि आप मतलब जो बहुत कॉमन चीजें होती हैं बच्चे वो नहीं करते हैं, तो इसलिए इसको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जो लोग फ्रॉड हैं वो, उनको मतलब पहले ही से चल रहा है कि हम ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, तो उनके लिए वो नहीं है। जो नॉर्मल बच्चे हैं वो ये डिस्क्वालिफिकेशन वाले में आते नहीं है, क्योंकि इसमें क्या लिखा है? कॉन्ट्रैक्टेड मैरिज नहीं होना चाहिए, मतलब आपकी 2 शादियां नहीं होनी चाहिए, कहने का मतलब ये है। वो कह रहा है हु हैविंग ए स्पाउस लिविंग एज इंटेंड टू, मतलब यही सब, 2 शादियां नहीं होनी चाहिए, आपने कुछ वैसा ना किया हो, सेंट्रल गवर्नमेंट में आपका मतलब धोखाधड़ी वाला कुछ ना चल रहा हो, इस तरह से। एज लिमिट के लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझो इस बात को। ड्राइवर के लिए उन्होंने क्या बोला कि ड्राइवर 21 से 27 साल, ड्राइवर की वैकेंसीज जो होंगी 21 से 27 साल, और डेट उसकी कब ली जाएगी? 1/1/2026 को एज की कैलकुलेशन की जाएगी। बात क्लियर हो गई? और कांस्टेबल ड्राइवर के अलावा जो मोटर मैकेनिक व्हीकल है, कॉबलर है, कारपेंटर है, टेलर है, ब्रास बैंड है, पाइप बैंड है, गार्डनर है, बगलर है, पेंटर है, क्विक है, बार्बर कम हेयर ड्रेसर है, वाशरमैन एंड वोमेन है, वाटर कैरियर है, सफाई कर्मचारी, मैसन, प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन, इनके लिए जो डेट है वो 18 से 23 साल है। बात क्लियर? तो ड्राइवर के लिए 21 से 27 साल, बाकी जो बचे हुए लोग हैं उनके लिए 18 से 23 साल, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ड्राइवर के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो 21 से 27 साल होना चाहिए, अदर पोस्ट के लिए 18 से 23 साल होना चाहिए। फिर SC ST OBC के लिए आप जानते हैं, SC ST के लिए 5 साल होता है, OBC के लिए 3 साल होता है, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल की छूट दी गई होती है। आगे आ जाते हैं, ये सब काम की चीज नहीं है, आप इसमें टाइम वेस्ट नहीं कीजिए, मैंने पूरा पढ़ लिया है। जो काम की चीज है मैं केवल व केवल आपको वही बता रहा हूं। ये आ गया काम की चीज। ये क्रूशियल डेट क्या होगी? SC ST OBC का सर्टिफिकेट, EWS का सर्टिफिकेट किस डेट का होना चाहिए? बच्चे फंसते हैं, ऐसा नहीं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जा रहे फिर वो करंट का आपका लेके चलेंगे ना। उन्होंने क्या बोला? डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन दैट इज 19/5/2026, 19/5/2026 से पहले का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। बात क्लियर है? चलिए, फिर वो कह रहा है कि ए पर्सन सिंग अपॉइंटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्वेशन टू OBC, तो वही 19/5/2026 से पहले का उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये भी डेट क्लियर हो गई। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे आ गया, स्टेट ऑफ असम और अरुणाचल प्रदेश में डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू नहीं किया जाता है। अगर आप असम और अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले हैं और वहां से आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके डिस्ट्रिक्ट से आपका डोमिसाइल वेरीफाई करवाया जाएगा। अगर वो वेरीफाई में सही हो गया कि हाँ आप वहां के निवासी है, तो ही आपको आगे इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आगे बढ़ाया जाएगा, अदरवाइज आपकी कैंडिडेचर क्या कर दी जाएगी? निरस्त कर दी जाएगी। तो ये स्पेशल पॉइंट असम और अरुणाचल प्रदेश वाले लोगों के लिए है। वो बच्चे जो असम और अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले हैं तो उनको डोमिसाइल नहीं मिलता है तो वो घबराए नहीं कि सर हमारे पास डोमिसाइल तो है ही नहीं, परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट है ही नहीं, तो मैं क्या करूं? तो आपका डिस्ट्रिक्ट से उसको वेरीफाई करवाया जाएगा, और वो अगर डिस्ट्रिक्ट वेरीफाई कर देता है तो फिर आप उसके लिए फिर एलिजिबल हो जाते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कब होनी चाहिए? 1/1/2026 तक आपके पास सबकी सब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो जानी चाहिए। 1/1/2026 तक डेट इन्होंने दी है। अब ड्राइवर के लिए इन्होंने देखो क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। मिनिमम तो आप 10th पास हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके पास हैवी व्हीकल, हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल, हैवी वाला जो ड्राइविंग लाइसेंस है ना वो होना चाहिए। एक होता है लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस जिसको LMV बोला जाता है, एक होता है हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइविंग होता है। तो हैवी वाला अगर आपके पास है तो ही आप ड्राइवर के लिए एलिजिबल है, अगर हैवी आपके पास नहीं है तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। दूसरी एक स्पेशल पोस्ट जैसे मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए उन्होंने बोल दिया है कि आपके पास ITI होनी चाहिए 2 साल की। आप ITI जो कोर्स होता है ना वो किया, आप कंप्लीट किए रहने चाहिए, तभी आप मोटर मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगला है फॉर ऑल अदर ट्रेड्समैन पोस्ट, जो भी बची हुई पोस्ट है उसके लिए कुछ भी आपको जरूरत नहीं है, केवल हाई स्कूल और आप उस काम में प्रोफिशिएंट हो और वो काम आपको आना चाहिए। जैसे जैसे आप मान लो कुक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कुक में आपको खाना बनाना आना चाहिए, वो ट्रेड टेस्ट वहां पे करवाएंगे। अगर आपका खाना आपने बनाया वो टेस्ट करेंगे, उनको ठीक लगा तो फिर वो आपके लिए वो ट्रेड टेस्ट आप पास हो गए। आप जैसे टेलर के लिए अप्लाई कर रही हैं तो टेलर में आपसे वो मतलब जो भी वर्दी सिलवाएंगे, अगर आपने सिल के दिखा दी और उनको समझ में आ गई कि हाँ ये ठीक है, तो फिर आप मशीन चलवाएंगे। अलग अलग तरह की मशीन चलवाते हैं, क्योंकि इसमें एक हमारा कैंडिडेट है जो गया था, उसने बताया था कि सर टेलर के लिए उसने अप्लाई किया था तो उससे अलग अलग तरह की इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी चलवाई थी, नॉर्मल वाली भी, तो वो सब करके
वर्दी भी सुलवाई थी, तो उसमें वो आपको उनको समझ में आ गया, तो फिर आप पास हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है। पायनियर विंग के लिए मैंने बोल दिया था ना कि पायनियर विंग में क्वालिफिकेशन तो हाई स्कूल ही चाहिए, लेकिन 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए। मैसनरी और इलेक्ट्रीशियन 2 ही पोस्ट है, तो 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो मुझे लगता है कि जिनके पास है केवल वो ध्यान दें, बाकी लोग छोड़ दें इस पोस्ट को। अब अप्लाई के लिए मैंने आपको बता दिया, केवल और केवल आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं है। एप्लीकेशन फीस ध्यान से देखना है, 100 फॉर ईच पोस्ट अप्लाइड फॉर। आप जितने भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसके पर पोस्ट के लिए 100 रुपए लगने हैं। बात क्लियर हो गई? यहाँ पे कोई संदेह नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर हम 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या 100 रुपए में हो जाएगा? नहीं, 100 रुपए अलग अलग पोस्ट, ईच पोस्ट, उन्होंने लिखा है ना ईच पोस्ट, 100 रुपए पर पोस्ट के लिए आपको एप्लीकेशन फीस देनी है। अब ये आ जाते हैं, और अगर आप फीस जमा नहीं करते हैं तो आपका इनकम्प्लीट या पेंडिंग माना जाएगा और बाद में आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब ये हो गए आपके पीईटी, पीएचडी टेस्ट और डीवी के लिए आपके सेंटर कहाँ होंगे? असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, लगभग सभी स्टेट में है। इसमें कोई चिंता वाली बात है नहीं, जो जहां से अप्लाई कर रहा है वो वहां पे जाके अपना करवा सकता है। हाँ, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में लखनऊ में है, चंदौली में है, तो लगभग सारे स्टेट में है। अब ये बात आ गई बायोमेट्रिक की, तो बायोमेट्रिक आप अपना आधार कार्ड में आपका जो बायोमेट्रिक स्कैन रहता है ना, वो आपका स्कैन किया जाएगा जब आप जाएंगे डॉक्यूमेंट पीईटी या पीएचडी करवाने के लिए, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। अब पीईटी क्या होती है? फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या होगा? तो जो पुरुष हैं, मेल कैंडिडेट के लिए कौन कौन सी पोस्ट के लिए? ड्राइवर, मोटर मैकेनिक, व्हीकल गार्डनर हो गए, पेंटर, मतलब लगभग सभी पोस्ट के लिए। कौन कौन सी पोस्ट को छोड़ के? जैसे कुक हो गए, वाटर कैरियर हो गए, बार्बर हो गए, हेयर ड्रेसर हो गए, वाशरमैन हो गए, वाशर वुमेन हो गई, या सफाई कर्मचारी। इतनी पोस्ट को छोड़ के सबके लिए 5 मिनट में, सॉरी 5 किलोमीटर कितनी देर में? 24 मिनट में कर ले जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप थोड़ा थोड़ा चलोगे तो भी। मेल कैंडिडेट, और जो मैंने बताया था कुक हो गया, वाटर कैरियर हो गए, बार्बर हो गए, हेयर ड्रेसर हो गए, वाशरमैन हो गए, तो इनके लिए 1.6 किलोमीटर कितनी देर में? 10 मिनट में ये भी कर ले जाओगे। ये मेल कैंडिडेट है। फीमेल कैंडिडेट 1.6 किलोमीटर, ड्राइवर, मोटर मैकेनिक, व्हीकल और पेंटर, कारपेंटर के लिए तो 8.5 मिनट में, और जो दूसरी पोस्ट है, दूसरी जो बची हुई पोस्ट है, तो 1.6 किलोमीटर 12 मिनट में। बात क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा कि सर यहां दिक्कत आ रही, तो मैं इसमें क्या भरूं। लेकिन फॉर्म आपने एक बार सबमिट कर दिया तो फिर आप उसको रिवोक नहीं कर सकते। वो कैंडिडेट, आपकी कैंडिडेचर क्या निरस्त हो जाएगी लास्ट में, इसलिए बहुत ध्यान से भरना है। आप मुझसे बार बार पूछना, मैं आपको बार बार बताऊंगा कि कहां पे आपको क्या फिल करना है। अब कुछ महिलाओं को डाउट होगा, कंफ्यूजन होगा कि सर अगर प्रेग्नेंट है तो प्रेगनेंसी में उनको, उनकी जो वैकेंसी, उनको टेम्परेरी अनफिट किया जाता है, और जब उनका कंप्लीट हो जाता है अंटिल कन्फाइनमेंट, तो कन्फाइनमेंट जब हो जाता है उसका शायद कुछ वीक, 2-4 वीक, 6 वीक्स, 6 वीक का समय दिया जाता है। उसके बाद अगर उनको मतलब मेडिकल सर्टिफिकेट फिटनेस दे दिया जाता है, फिर वो उसके लिए एलिजिबल हो जाती है। तब तक के लिए उनकी जो वैकेंसी है वो रिजर्व रखी जाती है। बात क्लियर हो गई? तब तक के लिए उनकी वैकेंसी रिजर्व रखी जाती है। तो प्रेग्नेंट वुमेन जो है वो घबराने वाली कोई बात है नहीं। अब आ जाता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की हाइट कितनी होगी, क्या कैसे चाहिए। तो मेल कैंडिडेट 170 सेंटीमीटर, फीमेल कैंडिडेट 157 सेंटीमीटर, ये है मिनिमम जनरल कैंडिडेट के लिए। अब एससी एसटी के लिए, एसटी के लिए 162 मेल कैंडिडेट, 162.5, और फीमेल 150। अब जो नॉर्थ ईस्ट के जो आपके 7 स्टेट है, असम, अरुणाचल प्रदेश, वो सब 7 स्टेट, मिजोरम, तो वहां पे 157 और 147, गर्ल्स 147.5, मेल 157। इसके बाद आपका लेफ्ट विंग एक्सट्रीम जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके लिए 160 है, गढ़वाली, डोगरा, मराठास एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू स्टेट यूनियन टेरिटरी, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख के लिए तो इनके लिए 165 है। इसके बाद मणिपुर, मेघालय वालों के लिए 162.5 है। कैंडिडेट्स बिलोंग टू गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उनके लिए 157 है। और फिर ये नीचे दिए गए हैं कि ये जो और कैंडिडेट बच जाते हैं उनके लिए सबके लिए 157 है, और फीमेल के लिए 152.5 है। चेस्ट के लिए उन्होंने बता दिया कि अनएक्सपेंडेड होनी चाहिए 80 सेंटीमीटर, और मिनिमम 5 सेंटीमीटर आपको एक्सपेंड करनी है। फीमेल के लिए, अच्छा, एसटी कैंडिडेट के लिए 76 और 5 होती है, और ऊपर जो दिए गए थे ना आपके कुमायूं वाले हो गए, गढ़वाली हो गए, डोगरास हो गए, मराठा, उनके 78 और 5 होती है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने फिर बता दी यहाँ पे कि महिलाओं के लिए चेस्ट मेजरमेंट नहीं होगा। महिलाओं की कंफ्यूजन दूर हो गई ना। महिलाओं के लिए चेस्ट, फीमेल कैंडिडेट के लिए विल नॉट बी टेकन, चेस्ट मेजरमेंट फॉर फीमेल कैंडिडेट्स विल नॉट बी टेकन, उनके लिए चेस्ट वो मेजरमेंट नहीं किया जाएगा। अब आ जाते हैं मेन टॉपिक,
सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा उसमें क्या क्या पूछा जाएगा। तो आप देख रहे हैं 25 की रीजनिंग है, 25 की जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस है, 25 नंबर की मैथ है और 25 नंबर में या तो आप इंग्लिश ले लें और या तो फिर आप हिंदी ले लें, जिसमें आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो तो वो आप 25 नंबर में कर सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 की। इसके बाद इसका सिलेबस दिया गया यहाँ पे पूरा रीजनिंग का, वही नॉर्मल सिलेबस जो सब एग्जाम में पूछा जा रहा है वो इसमें है। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, चूंकि मेरा सब्जेक्ट मैथ है इसलिए मैं मैथ का आपको बता दे रहा हूँ, बाकी ये लिखा हुआ है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जो सभी एग्जाम में वो इसमें पूछी जा रही है। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस जो सभी एग्जाम में वो इसमें पूछा जा रहा है। फिर मैथमेटिक्स, नॉर्मल मैथ है आपकी, अर्थमेटिक पूछी जा रही है, थोड़ा सा इन्होंने मेंसुरेशन का पार्ट डाला हुआ है और शायद टिग्नोमेट्री भी डाली थी, मैंने कहीं देखा था क्या, नहीं टिग्नोमेट्री इन्होंने इसमें नहीं लिखा हुआ है, मेंसुरेशन केवल डाली हुई है। बाकी परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, डेसिमल हो गया, फ्रैक्शन हो गया, यही सब आपसे पूछा जाएगा। हिंदी और इंग्लिश ये लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज या तो आप हिंदी ले लें या तो फिर आप इंग्लिश लें। ट्रेड टेस्ट में उन्होंने बता दिया, मैंने आपको पहले ही समझाया कि ट्रेड टेस्ट में, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ट्रेड टेस्ट में 50 नंबर का ट्रेड टेस्ट होगा और ये केवल व केवल पासिंग मार्क आपको सिक्योर करने हैं 20 नंबर। इसमें ये नंबर आपके उसके फाइनल मेरिट के लिए कंसीडर नहीं किए जाएंगे, ठीक है। 20 नंबर आप लेके आ गए तो फिर आप पास हैं। अब ड्राइवर के लिए ट्रेड टेस्ट क्या होगा, उससे गाड़ी चलवा के देखेंगे और क्या होगा, वो पार्किंग कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, सही से वो चला पा रहा है, मेंटेनेंस ऑफ लाइट एंड हेवी व्हीकल्स उसको मेंटेनेंस आ रहा है नहीं आ रहा है, ड्राइविंग वो कर पा रहा है, पार्किंग कर पा रहा है, हैंडलिंग उसकी, मोटर व्हीकल मैकेनिक है तो गाड़ी उससे मैकेनिक है तो ऑब्वियस सी बात है कि मैकेनिक को क्या उसको टूल्स के बारे में, उसको ऑटोमोबाइल्स के बारे में, गाड़ियों के बारे में पता होना चाहिए वो क्या है। बगलर है तो प्लेइंग हैंडलिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ बगल के बारे में, टेलर है तो कपड़ा सिलना, कॉबलर है, कारपेंटर है तो जो जैसी पोस्ट है वो वही, कारपेंटर है जैसे मान लो तो कारपेंटर मतलब बड़ा ही है तो वो क्या है उससे फर्नीचर बनाना आना चाहिए, टेलर है तो कपड़े सिलना आना चाहिए, पेंटर है उसको पेंट करनी आनी चाहिए, माली है तो उसको सिंचाई बिचाई वो पानी यानी फूल के बारे में, उसको फर्टिलाइजर कौन सा यूज करना है कैसे, इस तरह से जो जैसी पोस्ट है। बार्बर है मान लो तो बार्बर क्या उसको बाल बनाने आने चाहिए, वाटर कैरियर है पानी ले जाए वो, मतलब वॉशिंग ऑफ यूटेंसिल बर्तन उसको धुलने आने चाहिए, नीडिंग ऑफ आटा उसको आटा गूंथना आना चाहिए, चपाती, इस तरह से जो जिस जैसी ट्रेड जो पोस्ट है वैसी ट्रेड टेस्ट है। क्लियर हो गई बात। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो ये सब प्रक्रिया आप कंप्लीट कर लेते हैं, पीईटी पीएचडी, इसके बाद आप सीबीटी में पास कर जाते हैं, तब आता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद आपका आएगा मेडिकल। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आप ऑनलाइन में भरेंगे वही एज इट इज आपको वहां पे लेके जाना है। और फिर मैंने बताया डोमिसाइल में विशेष ध्यान देना है कि डोमिसाइल अगर आप उत्तर प्रदेश का डाल रहे हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन में तो उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आपके फिट हो जाएंगे उसके बाद फिर आपका डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन में इन केस ऑफ मेडिकल टेम्परेरी अनफिटनेस है विल नॉट बी अलाउड, अगर आप टेम्परेरी अनफिट है तो उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। और ये मेडिकल एग्जामिनेशन में फिर वही क्या क्या होगा, आई का एग्जामिनेशन होगा, यही नॉर्मल जो प्रोसीजर होता है आपका। ये बात क्लियर हो गई। तो मेडिकल के बाद अब कुछ नहीं बचता, अब बचेगी फाइनल मेरिट, और फाइनल मेरिट के बाद फिर आपका क्या कर दिया जाएगा, फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा और फिर आपको एक ज्वाइनिंग लेटर भेज दिया जाएगा। तो ये था इसका स्टेप बाय स्टेप, एक एक पॉइंट मैंने जो इसमें कवर किया जा सकता था वो मैंने आपको बताया। फिर भी अगर आपको कुछ भी डाउट है, कोई भी समस्या है कि आपको फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई करते समय आपको कुछ भी दिक्कत लग रही है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि आपको यहाँ पे समस्या आ रही है, तो मैं आपको उसके लिए सॉर्ट आउट करूंगा। लेकिन मैंने बताया ना कि ध्यान से फॉर्म भरेंगे क्योंकि ये दोबारा मौका नहीं देते हैं, कैंडिडेचर आपकी तुरंत निरस्त कर दी जाती है। एक चीज उन्होंने नीचे फिर से बता दी कि वन कैंडिडेट इज अलाउड टू अप्लाई फॉर वन पोस्ट ऑफ ईच कैटेगरी, जो भी कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हो उसमें केवल एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप अगर उस कैटेगरी में 2 पोस्ट 3 पोस्ट 4 पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो फिर आपको वहां पे प्रेफरेंस देनी पड़ेगी। लिखा है ना, इन केस ऑफ मोर देन वन एप्लीकेशन ऑफ ये नहीं कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड फॉर 2 पोस्ट विल मेंशन प्रेफरेंस, तो उनको बताना पड़ेगा कि आपकी प्रेफरेंस क्या है, आप पहले इसमें जाना चाहेंगे या इसमें जाना चाहेंगे। बात क्लियर हो गई। एक से ज्यादा फॉर्म अगर आपके पाए गए, वहां पे मिल गए उनको कि एक से ज्यादा फॉर्म आपने अप्लाई किया है, तो वो तुरंत आपका रिजेक्ट कर देंगे एप्लीकेशन को, आपकी कैंडिडेचर भी तुरंत कैंसिल कर दी जाएगी। ये भी केस हमारे एक स्टूडेंट के साथ हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अब इसमें कुछ ऐसा बचा नहीं है जो आपको ना समझ में आए। वैकेंसीज उन्होंने बता ही दी है, स्टेट वाइज वैकेंसी भी यहाँ पे दे दी गई है, ड्राइवर पे कितनी पोस्ट है वो सब कुछ बता दिया गया है। मौका बहुत अच्छा है, वैकेंसी बहुत बम्पर है, आप इसको अप्लाई करिए। मैथ वाला पोर्शन मैं आपको पूरा बताऊंगा, पूरा पढ़ाऊंगा। मैथ 25 नंबर का है तो 25 में से 25 आप टारगेट करेंगे क्योंकि समय बहुत होता है, तो 25 में से
25 पूरा टारगेट करेंगे और मैथ में कोई दिक्कत नहीं है। रीजनिंग आप कर ले जाएंगे, रीजनिंग आप तैयारी करिए, जीएस आप तैयारी करिए, इंग्लिश और हिंदी में जो जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो वो इंग्लिश, अगर इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो इंग्लिश के लिए, और अगर वो हिंदी में कंफर्टेबल है तो हिंदी। तो 25-25 के 4 आपके पोर्शन 100 आने वाले हैं। मेरिट की अगर बात करी जाए तो पिछले साल जो मेरिट है वो मुझे जहां तक याद आ रही, मतलब वही 65-70 के आसपास की कुछ मेरिट रही थी। फाइनल सिलेक्शन आपका 70-72 के आसपास में कुछ फाइनल सिलेक्शन आपका हुआ था। अगर आप टारगेट करेंगे, फोकस्ड रहेंगे तो 72-75-80 नंबर तक बहुत इजीली इसमें किए जा सकते हैं। प्रोसेस बहुत फास्ट होती है, जल्दी जल्दी सारा काम ये लोग करवाते हैं और आपका ज्वाइनिंग भी तुरंत, मतलब बहुत जल्दी प्रोसेस में ही आपको ज्वाइनिंग भी दे देते हैं। एक बहुत अच्छा मौका है, आप इसकी तैयारी करिए। कोई भी दिक्कत आ रही है फॉर्म भरिए, सबसे पहले तो आप फॉर्म भरिए। फॉर्म में अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए। अगर आपको ये डिस्क्रिप्शन समझ में आया, आपको लगा कि मैंने आपको डिटेल में बताया, हाँ, और मैथ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मैथ पूरी A to Z आपको इसमें जितनी पूछी जा रही है केवल इस एग्जाम के हिसाब से मैं पढ़ा दूंगा आपको, और 25 में से 25 का टारगेट भी कर ले। इस बात की गारंटी है कि 25 में से आप 25 कर ले जाएंगे। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और फॉर्म भरें। फॉर्म भरने में आपको कोई भी समस्या आ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, थैंक यू।